क्या ही मजा आता है जब अपने मेहनत की पहली सैलरी हमारे हाथ में आती है। जस्ट इमेजिन, अगर वो मेहनत उस लेवल की हो जिससे हम पहली सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा अपने हाथ में ले ले, तो क्या सिनारियो होगा। सुन के मजा आया होगा, गूज़बम्स आए होंगे, सोच के बहुत अच्छा लगा होगा। पर ये सफर के बारे में, इस जॉब के बारे में जानने के लिए आपको अगले 15 से 20 मिनट पूरा ध्यान से सुनना है मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपको ऑफिसर बनना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कैसी कैसी एग्जामिनेशन होती है, इस साल में ये एग्जामिनेशन कब हो सकती है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने। सबसे पहली मैं बात आप लोगों को बता दूं कि एसबीआई का लास्ट ईयर 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें एसबीआई ने साफ साफ लिखा था कि एसबीआई पीओ को वो 20 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर कर रही है। वो पैकेज आपको मेट्रो सिटीज में मिलता है, मतलब आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर ऐसे मेट्रो सिटीज में अगर पोस्टेड हो तो आपकी सैलरी एसबीआई पीओ में 1.5 लाख के आसपास या उससे ज्यादा जाती है, सारे अलाउंसेस मिलाकर। बाकी जगह पर ऑन एन एवरेज एसबीआई पीओ की सैलरी कहीं ना कहीं 75 टू 95,000 या 1 लाख इसके बीच में, इसी के आसपास रहती है। 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास मोटा मोटी एसबीआई पीओ की सैलरी ऑन एन एवरेज रहती है। अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में हो जाती है, टीयर ए सिटी, टीयर ए कैटेगरी की सिटी में हो जाती है, तो 1.5 लाख से ज्यादा आपकी पहली सैलरी होगी। इस वीडियो में जिनको ऑलरेडी एसबीआई पीओ के बारे में पता है वो लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को सॉल्व करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एसबीआई पीओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर, पीओ एग्जामिनेशन का नाम है एसबीआई पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन होती है। वो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करते हो ऑफिसर की पोजीशन पर। 2 साल का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन मतलब आपको बैंक के हर एक डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है आपसे, आपको बैंक के हर एक डिपार्टमेंट का आइडिया दिया जाता है, ये डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है, कैश डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है, उसके अलावा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है, उसके अलावा मतलब रेगुलर सिटीजन के अकाउंट है, कॉरपोरेट अकाउंट है, तो कॉरपोरेट अकाउंट्स के साथ डीलिंग कैसे होती है, आम लोगों के अकाउंट्स के साथ डीलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको बैंक में जो भी होती है सारी चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है। 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करते हो एज अ जूनियर मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, इस पोजीशन पर आप ज्वाइन करते हो। ये मत सोचना यार 2 साल का ट्रेनिंग है, 2 साल का प्रोबेशन है तो सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं भैया, पूरी सैलरी मिलती है, पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। आप एग्जामिनेशन क्लियर करके बैंक में ज्वाइन हो जाते हैं, उस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है ना। तो ये एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की मैं बात करने जा रहा हूं। प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है, अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, उसके ऊपर मतलब कितने टाइम में ये एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। फिलहाल ये अपने कुछ हीरोज हैं। शुभम सिंह सर, इनका इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने इनका इंटरव्यू देखा या फिर आप सर्च कर लेना, है ना, शुभम सिंह एसबीआई पीओ बैंकिंग वाला, तो इनका इंटरव्यू है। 2.5 से 3 महीने का प्रिपरेशन था। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया, और सिर्फ क्लियर किया नहीं, ऑल इंडिया 95 रैंक निकाली है। 2.5 से 3 महीने की प्रिपरेशन। अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि आप सबका सिलेक्शन 2.5 से 3 महीने में होगा नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करेगा। ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी, आप कितना डिसिप्लिन्ड और रेगुलर रह पाते हो, उसके ऊपर सिलेक्शन का टाइम डिपेंड करता है। तो ये 2023-24 का रिजल्ट है। 2024-25 में अपने दूसरे स्टूडेंट है केतन गुप्ता, 6 से 7 महीने की तैयारी करी थी। केतन गुप्ता 6 से 7 महीने की तैयारी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ निकाले, सिर्फ निकाले नहीं, ऑल इंडिया रैंक 77 है एसबीआई पीओ में, सिर्फ निकाला नहीं है रैंक, ऑल इंडिया रैंक 77 है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, है ना। तो टाइम कितना लगता है सबसे आखिरी में हम डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस, क्योंकि टाइम कितना लगता है ये हम तभी जान पाएंगे जब हम सिलेबस देख चुके होंगे, है ना। तो ये एग्जामिनेशन दे कौन सकता है। सबसे पहली बात, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी जरूरी है।
21 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपने ग्रेजुएशन चाहे साइंस से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब हर किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसा कुछ होता है क्या? तो ऐसा होता है, नहीं होता है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर जब आऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वाकई में कॉमर्स वाले स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट है, साइंस वाले स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट है, सिलेबस देख के पता चलेगा, है ना। पर मेरे हिसाब से स्ट्रीम का और इस सिलेबस का और इन एग्जाम का ज्यादा कनेक्शन है नहीं, ज्यादा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूं। ये एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होती है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, और मेंस एग्जामिनेशन के बाद ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आप एग्जामिनेशन देते हो, कितने मार्क्स लाने होते हैं अगेन वो पहले से फिक्स नहीं होता। आप एग्जामिनेशन देते हो, उस साल कितनी वैकेंसीज आई है, उसके तकरीबन 10 गुना लोग उस एग्जाम, मतलब जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया उनमें से जितनी वैकेंसीज है उससे 10 गुना लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। 2000 वैकेंसीज होगी तो 20,000 शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 500 वैकेंसीज होगी तो 5,000 लोग सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो जितनी वैकेंसी होती है उससे 10 गुना लोग प्रीलिम्स में सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको उन टॉप लोगों में आना पड़ेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मौका मिलता है मेंस एग्जामिनेशन देने का। मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स जो भी है वो आपके सिलेक्शन में कंसिडर किए जाते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ लगता है वो कट ऑफ आप जब क्लियर कर लेते हो तो आप आगे वाली स्टेज में पहुंच जाते हो, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो ग्रुप एक्सरसाइज में आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो वहां पर एक छोटी सी चीज ग्रुप एक्सरसाइज और बाद में इंटरव्यू। आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन और इसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, यानी ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के मार्क्स प्लस मेंस के मार्क, ये मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर जरा देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर देखते हैं यार कि बैकग्राउंड का कुछ बेनिफिट है कि नहीं। इंग्लिश, प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। अब आपका बैकग्राउंड कौन सा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप सब ने कहीं ना कहीं क्लास 10th तक इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। तो क्लास 10th तक पढ़ी हुई इंग्लिश अगर आपने ढंग से पढ़ी है, आपको ग्रामर सही से आता है, आपको रीडिंग मतलब इंग्लिश पढ़ना, पैसेज जो होता है पैसेज के ऊपर से आंसर निकालना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहता है, अगर वो सही आता है तो फिर आपको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, है ना। मतलब आपको करना क्या है, आपने 10वीं तक जो भी पढ़ा है इंग्लिश में वो सारी चीजें करनी होती है। पर यार 10वीं में लेवल अलग था, इधर लेवल अलग है। लेवल अलग है एज इन क्या कि आपको 10वीं में छोटे छोटे पैराग्राफ मिलते थे, इधर थोड़े से बड़े मिलेंगे। आपको 10वीं में हल्के फुल्के से वर्ड मिलते थे, इधर थोड़े अच्छे खासे मिलेंगे। तो चीजें वही है, बस वो थोड़ी सी अलग लेवल पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो भी मैथ्स पढ़ा है वही सारा। 10th स्टैंडर्ड तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसके रूट्स निकालने हैं। 10th स्टैंडर्ड तक आपने अरिथमेटिक में एवरेज पढ़ा, रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हाँ, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपने क्वांट में पढ़ी है। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने बार ग्राफ पढ़ा, लाइन ग्राफ पढ़ा, पाई चार्ट पढ़े, आपने वेब पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ी है वही सारी चीज़ें आपको क्वांट में करनी है। बस क्या होगा कि इधर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपको थोड़ा सा अलग दिया जाएगा। अगर आप ढंग से गाइडेंस ले लोगे, अगर आप सही से इनकी तैयारी करोगे तो यहाँ पे आप परफॉर्म कर लोगे। उसके बाद रीजनिंग। अब रीजनिंग आपने कभी नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, है ना। रीजनिंग आप में से कभी किसी ने पढ़ी ही नहीं है, स्कूल में नहीं। हाँ, अगर आपने कभी स्कूल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कभी पार्टिसिपेट किया है तो रीजनिंग की कुछ चीज़ें हो सकता है वहाँ पढ़ी हो। जैसे रीजनिंग में कुछ चीज़ें आती है, सिलॉजिज्म वगैरह, है ना, या फिर छोटे छोटे पजल्स कह लो, हाँ, या फिर ब्लड रिलेशन कह लो, डायरेक्शन डिस्टेंस कह लो। ये चीज़ें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सिर्फ
एनटीएस नेशनल टैलेंट सर्च हमारे यहाँ एग्जाम होती थी महाराष्ट्र में, है ना, तो वो नेशनल लेवल पे होती है। एमटीएस होता था महाराष्ट्र टैलेंट सर्च। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, तो हो सकता है आपने रीजनिंग की कुछ चीजें पढ़ी हो। बाकी ज्यादातर रीजनिंग इर्रेस्पेक्टिव आप कौन से स्ट्रीम से हो, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सबको रीजनिंग बहुत हद तक नहीं ही लगेगी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। तो क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 40 मार्क की रीजनिंग आपको आती है, 40 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए आते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए आते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो ओवरऑल 1 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन, ऐसे आपका प्रीलिम्स एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है। अब इन 100 में से आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, आगे कट ऑफ की स्लाइड मैंने रखी है। कौन से साल में कितना कट ऑफ गया ये भी मैंने आपको दिखा दिया है ना, आगे की स्लाइड पर। अब जरा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस में क्या होता है। जो 3 सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो एज इट इज मेंस में आता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। पढ़ना नया कुछ भी नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट आपने प्री के लिए पढ़े वही मेंस में आते हैं, फर्क है क्वेश्चन के लेवल में। तो प्री और मेंस में क्वेश्चन का लेवल जो है जमीन आसमान का फर्क आता है, लेवल बहुत अच्छा होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो आपका क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि ज्यादातर स्ट्रगल मेंस एग्जामिनेशन में यही है, एक बार आपने परसेंटेज इधर पढ़ लिया क्वांट में, परसेंटेज मेंस में भी आएगा। हाँ, नया कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा उधर। हाँ, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 ही होगा, मेंस में भी परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 ही होगा। बस आपको जो जानकारी दी जाती है वो कितनी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, कितनी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगेन, अगर ढंग से तैयारी करते हो, अगर सही से आपको पता है कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो फिर एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं होती, है ना। मतलब आपको पता है यार कि एग्जामिनेशन में ये चैप्टर में इस तरीके से डेटा आता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से किया है, आपने जहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे किसी भी बैच से, किसी भी प्लेटफॉर्म की किसी भी बैच से हो, आपने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर किया है, आपको पता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, प्री में कैसे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उस कॉन्सेप्ट पर प्री में फ्रेमिंग अलग होगी, मेंस में फ्रेमिंग अलग होगी, वो फ्रेमिंग का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो फिर आपका चैलेंज बहुत हद तक कम हो जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग इधर दे रखा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट पिछले 8 से 10 साल में कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर एसबीआई पीओ में एक भी सवाल नहीं देखने को मिला है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स होते हैं मेंस में, और 50 मिनट का टाइम रहेगा। अब इधर क्वांट का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मेंस में ज्यादातर डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो जाता है, 45 मिनट का टाइम आपको उधर मिलता है। मेंस में ये इकलौता सब्जेक्ट नया आता है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज। आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्या पता है, बैंकिंग नॉलेज कितना है, बैंकिंग में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट कब बढ़ाती है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ाती है, इन सब का इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन होता है। हाँ, इंडिया में जो भी बैंकिंग सिस्टम चलता है उसको गवर्न कौन करता है, इंटरनेशनली जो बैंकिंग सिस्टम चलता है उसको गवर्न कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपको इधर पता होनी चाहिए। इंग्लिश में अगेन मैंने वही कहा कि जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है वही इंग्लिश है, बस लेवल चेंज हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम में से हर किसी ने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में किया है ना। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये 4 सब्जेक्ट्स करने के बाद मतलब 170 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए आए, 3 घंटे का पेपर होगा मेंस का। ये कंप्लीट करने के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। हाँ, तो उस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक करे जाते हैं। हाँ, आप ईमेल कितने अच्छे से लिख सकते हो, टेंशन लेने का नहीं, है ना। अगर सीख लेते हो ना, अगर सीख लेते हो तो हम कुछ भी सीख जाते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम सबसे पहले हम चलाना नहीं सीखे थे। हाँ, जब सबसे पहले आया था हमें पता नहीं था, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, हमारे अंदर जिज्ञासा थी, हम चला रहे, रील बना बना के भी डाल रहे उसके ऊपर। हाँ, तो ये ईमेल हाय तौबा, ईमेल जिंदगी में कभी लिखा ही नहीं, कैसे करेंगे, नहीं, सीखने से सब आता है। तो ईमेल, रिपोर्ट,
सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव में चेक करनी पड़ती है। 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं, 50 मार्क आपको इसमें मैक्सिमम 30 मिनट। ये टाइप करना होता है, ये लिखना नहीं होता, टाइप करना होता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस देखो। आज मतलब आपको आज ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ यही है कि आपको बहुत टाइम पहले इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो, है ना। एसबीआई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए नोटिफिकेशन आने तक का इंतज़ार करना सेंस नहीं बनता, है ना। तो नोटिफिकेशन आने से पहले ही जान लो, बहुत पहले जान लो कि क्या क्या लगता है और तैयारी के लिए लग जाओ। भाई साहब सैलरी सबको चाहिए अच्छी, है ना। तो ऐसा मेंस का इधर 50 मार्क और इधर 200, ऐसा टोटल 250 मार्क का पेपर होगा। और उसके बाद मेंस क्लियर करने के बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क का और इंटरव्यू 30 मार्क का, ऐसे टोटल 50 मार्क होंगे आपके फेज 3 के लिए, है ना। तो ये आपको कितने मार्क सिक्योर करने हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। 2021, 22, 23, 24 और 25 में कट ऑफ क्या थी। अब कट ऑफ हर बार इतनी ही रहेगी ऐसा फिक्स नहीं होता। कट ऑफ बेसिकली 2 चीजों पर डिपेंड करती है, तीसरी भी चीज होती है बट वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं तीसरी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। पहली चीज होती है उस साल कितनी वैकेंसीज थी, वैकेंसीज जितनी ज्यादा होगी कट ऑफ उतनी कम जाएगी। दूसरी चीज उस साल पेपर का लेवल कैसा था। हाँ, गधे घोड़े सब 12% ऐसा नहीं होता, है ना। कभी कभार पेपर अच्छा आता है, कभी कभार इजी आता है ना। पर उसका डरने की जरूरत है नहीं। जब आप ढंग से तैयारी करते हो, प्रॉपर प्रिपरेशन करते हो, तो आप पेपर के लेवल से डरते नहीं हो, आप उसके लिए रेडी रहते हो। तो 2021 में 2056 वैकेंसीज आई थी। प्रीलिम्स में कट ऑफ गया था 63 और मेंस में कट ऑफ गया था 94.85। मजे की बात देखना, 63 कट ऑफ 100 में से है, 100 में से 63 कट ऑफ है, 250 में से 95 मान लो, 95 कट ऑफ है 250 में से। पेपर का लेवल अच्छा होता है। अगर आपने इधर 63.01 मार्क्स भी लाए तब भी आप मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। मेंस एग्जामिनेशन में अब 95 कट ऑफ गया है तो 95.01 लाया, आप इंटरव्यू दे सकते हो। पर उस केस में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इंटरव्यू जितने लोगों का लिया जाएगा उन सारे लोगों का सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो ट्रिक क्या है, मतलब तरीका क्या है, जितना भी मेंस का कट ऑफ है कोशिश हमें यही करनी है मेंस की कट ऑफ से आगे 15 से 20 मार्क हम जा सके। हमारा मेंस का स्कोर जितने भी कट ऑफ गई है उसे 15 से 20 मार्क आगे होना चाहिए। 95 कट ऑफ गई है, 110 के आसपास या उससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इंटरव्यू में बस आपको घपला नहीं करना, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करना। हाँ, उधर जाके कुछ आतंकी मचाया हो, हाँ, जिससे इंटरव्यू फेल ही हो गए तो फिर बात अलग है। वरना ऑन एन एवरेज इंटरव्यू देके जस्ट आपने इंटरव्यू में पासिंग मार्क भी सिक्योर कर लिए तो ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। 15 मार्क से आसपास प्लस में रहो। 2022 का सिनेरियो 1673 वैकेंसीज थी, 59.50 कट ऑफ। अब आप इधर देखोगे कि वैकेंसीज कम हो गई फिर भी कट ऑफ कम हो गया, क्यों? पेपर का लेवल। मैंने कहा कि कट ऑफ 2 चीजों मतलब वैकेंसीज और पेपर का लेवल इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो दिमाग में हार्ड एंड फास्ट एक नंबर लेके कभी नहीं चलना होता, है ना। ये जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में आता है यार इस लेवल का पेपर आएगा तो मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। जब आप सारी तैयारी कर लेते हो, मॉक्स लगाते हो, तो ये आपको समझ में आ जाता है ना। और आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो वहां से आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलते रहता है। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप बैच से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे पढ़ो, बैच से अच्छा लगता है बैच से पढ़ो, फलाना ढिमकाना, जिस प्लेटफॉर्म के बैच, जिस टीचर का बैच अच्छा लगता है उस टीचर से पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़ो। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है यार कितना चाहिए, है ना। तो 2023 में वैकेंसीज थी 2000, वैकेंसीज बढ़ी, कट ऑफ लगभग उसी के आसपास रहा 59.25। मेंस का कट ऑफ गया 70, इधर मेंस का कट ऑफ था 88.93। 2024 में प्रीलिम्स का कट ऑफ आउट ऑफ 100 61.75 था और आउट ऑफ 250 87.5। कितना डिफरेंस है देखो, नॉमिनल डिफरेंस है। मेंस का लेवल बढ़ जाता है, उस मेंस के लेवल के बढ़ने के कारण उधर कट ऑफ कम आता है। हाँ, 250 में से आपको 110 मार्क सिक्योर करने, 50% भी नहीं सिक्योर करने। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए इधर 95 का कट ऑफ था, 110 मार्क सिक्योर करने थे 250 में से। हाँ, उसका 50% 125, 50% से कम मार्क सिक्योर करने। यानी मेंस एग्जामिनेशन का गेम कैसा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं, क्वेश्चन छोड़ने का है।
अगर आपने प्रिपरेशन उस लेवल से करी है, उस अंदाज से करी है कि मेंस में मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है और ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा, तो छोड़ने वाला गेम है मेंस का। हाँ, ये जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको इसकी सारी चीजें समझ में आती है। यार मुझे छेड़ना किसको है, छोड़ना किसको है। छोड़ने वाले को छेड़ना नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ना नहीं। हाँ, 2025 अभी हाल फिलहाल का केस, 541 वैकेंसीज थी, 66.75 प्रीलिम का कट ऑफ था और मेंस का कट ऑफ 75, हार्डली कुछ डिफरेंस है ना। तो ये सिनारियो है कट ऑफ का। सैलरी की मैंने बात करी, ऑन एन एवरेज एसबीआई पीओ की सैलरी, मतलब मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट मैंने बात करी है, मैक्सिमम स्टूडेंट की सैलरी 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में है ना। लोकेशन टू लोकेशन सैलरी वैरी करती है, आपके लोकेशन के हिसाब से अलाउंसेस चेंज होता है ना। और मतलब एचआरए वगैरह मिला दो तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपको 20 लाख से ज़्यादा का पैकेज मिलता है मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, इन जगहों पर 20 लाख से ज़्यादा का पैकेज यानी 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी होती है। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको पहली सैलरी मिलती है। एसबीआई पीओ में अटेम्प्ट्स का लिमिटेशन है। एसबीआई, ये बाकी किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं है, एसबीआई के लिए। तो एसबीआई में अटेम्प्ट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना अटेम्प्ट नहीं माना जाता, ये अच्छी बात है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपने दे दिया तो आपका अटेम्प्ट कंसिडर हो गया, ऐसा नहीं होता। एसबीआई आपका अटेम्प्ट सिर्फ तब मानता है जब आप उसकी मेंस एग्जाम देते हो। मतलब प्रीलिम्स दे दिया, क्लियर नहीं हुआ, आपके अटेम्प्ट 0। प्रीलिम्स दे दिया, क्लियर हो गया, मेंस दे दिया, क्लियर हो गया, या फिर नहीं भी हुआ, मेंस एग्जाम क्लियर हो या ना हो, आपका अटेम्प्ट एक माना जाएगा। आप जाकर मेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठे, आपकी अटेंडेंस लग गई, आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो कितने अटेम्प्ट होते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 4 बार एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जनरल स्टूडेंट, पीडब्ल्यूबीडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जनरल स्टूडेंट 7 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, सारे के सारे, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट्स है। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एसबीआई के लिए है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। और सिलेबस, अब सिलेबस के ऊपर डिटेल में इसी वीडियो में मैं बात नहीं करता। अभी आपको अगर इंटरेस्ट आ चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट आना काफी नहीं होता है ना। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। आपने चाहा और आप एसबीआई पीओ बन गए, ऐसा होगा नहीं, या फिर ना के बराबर होगा। आपको करना क्या होगा? आपको एक सिंपल चीज करनी होगी। अगर आपका इंटरेस्ट जाग चुका है और आप सिलेबस डिटेल में जानना चाहते हो, तो एक वीडियो यूट्यूब पर मैंने बनाई है, डिटेल डिस्कशन है सिलेबस, सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है। हाँ, बैंकिंग एग्जाम 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना। क्या सर्च करोगे? बैंक एग्जाम्स 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी। 25 से 30 मिनट की वीडियो है, आधा 25 से 30 मिनट सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात करिए, तो वहां से आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन के लिए टाइम कितना लगता है? देखो, एक चीज मैं सबको बताता हूं, अभी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, शुरुआत में बता दिया आपको मैंने कि यार शुभम सिंह 2.5 से 3 महीने के प्रिपरेशन में ऑल इंडिया रैंक 95 निकाल लिया। केतन गुप्ता 6-7 महीने की तैयारी में ऑल इंडिया रैंक 77 निकाल लिए। क्या ये सबके साथ सिनेरियो होगा? ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं, ये सबके साथ सिनेरियो नहीं होगा, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं। यार आपके सिलेक्शन के लिए उतना टाइम लगेगा जितना आप मेहनत करोगे। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, मैं आपके किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं। एक अच्छा टीचर आपकी सिलेक्शन के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सारी चीजें देता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप उन चीजों को कितने जल्दी समझ लेते हो, समझी हुई चीजों को दिमाग में कितने अच्छे से रखते हो और दिमाग में रखी हुई चीजें पेपर पे कितने अच्छे से उतारते हो। आप ये प्रोसेस जितना जल्दी कर लेते हो उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। पर एक खास बात बैंकिंग एग्जाम्स की मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग एग्जामिनेशन में सेम सिलेबस के ऊपर हर साल बैंक और इंश्योरेंस दोनों मिलाकर, हर साल बैंक और इंश्योरेंस दोनों मिलाकर 40 से 50 हजार की वैकेंसीज आती है और आपको मिनिमम 6 एग्जामिनेशन देने का मौका हर साल मिलता है।
मिनिमम 6। कभी कभार चीज़ें अच्छी रही तो हम लोगों ने पीक ईयर्स में एक ही साल में 18, 19, 20 एग्जाम्स होते हुए भी देखे, बैंक और इंश्योरेंस मिलाकर। 6 तो बैंक के ही एग्जाम हो गए, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। इन सारे एग्जाम का सिलेबस सेम है, सेम। आप एसबीआई पीओ के लिए जो पढ़ोगे वो सारे एग्जाम में आएगा। इंश्योरेंस के एग्जाम देने के लिए, इंश्योरेंस एक मेंस के लिए छोटा टॉपिक है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है, इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें अलग से पढ़नी पड़ती है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब के लिए सेम है। तो अब आप कितने अच्छे से ये पढ़ लेते हो? तो मेरा मानना यह है, आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो पर सिंसियर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो पर सिंसियर, सिंसियर से मतलब आपको जो चीजें बताई जाती है, जैसे बताई जाती है वैसे आप फॉलो कर सकते हो, करते हो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल ठीक होता है। 1 साल ढंग से पढ़ाई करो, 30 से 40 हजार में वैकेंसीज में जो आपको 6, 7, 8 एग्जाम देने का मौका मिलता है, उनमें से एक कोई ना कोई एग्जामिनेशन आप निकाल लेते हो, अगर आप सिंसियर हो। लर्निंग में एवरेज हो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंसियर होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो पर जो चीजें चाहिए वो कर ही नहीं रहे, आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी। हाँ, मैंने दोनों टाइप के स्टूडेंट देखे, बहुत टैलेंटेड है तो उनके आंसर्स देख के लगता था यार इसका सिलेक्शन पक्का है, रिजल्ट आने के बाद उनका सिलेक्शन रह गया। पर जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे बैचेस में, देखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे यार ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, परेशान, खुद परेशान रहते थे, हमें भी परेशान करते थे, सर ये बताओ वो बताओ, उनके सिलेक्शन हो गए, है ना। तो दोनों कहानियां हैं, डिपेंड करता है आप अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो। तो सिलेक्शन के लिए टाइम डिसाइड करता है आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आप कितना अच्छा पढ़ते हो, आपकी सिंसियरिटी, आप कितने सिंसियरली बताई हुई चीजें फॉलो करते हो, आपकी रेगुलरिटी, आप कितने रेगुलरली पढ़ते हो। हाँ, मूड बना तो 8, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 15 घंटे पढ़ लिया, मूड नहीं बना तो 8, 8, 10 दिन किताब हाथ ही नहीं लगाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपका सिलेक्शन टाइम डिटरमाइन करेगी। बाकी आपको प्रिपरेशन में रीजनिंग के मतलब बैंक पीओ की तैयारी करना अगर सोचा है तो रीजनिंग सब्जेक्ट में गाइड करता हूँ। उस सब्जेक्ट में पजल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता दूं, प्रीलिम्स में 30 मार्क पजल के आते हैं, 30 में से 25 मार्क सिर्फ और सिर्फ पजल पर होते हैं। 30 मार्क रीजनिंग के आते हैं, 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पर आएंगे। तो पजल के लिए एक फ्री सेशन है, 13 घंटे का सेशन है, 13 घंटे का सेशन है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सेशन आप सबको देखना है, फ्री सेशन है, 13 आवर्स, 12 घंटे 44 मिनट का सेशन है। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। हाँ, अगर आपने मन बना लिया है कि कर लेंगे, अब पढ़ाई शुरू करता है, तो पढ़ाई शुरू करने के लिए रीजनिंग में इस सेशन से पढ़ना शुरू करो। दी बेस्ट लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च करना 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। क्या सर्च करोगे? 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। तो यहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और ये प्लेलिस्ट है वन शॉट बाय सचिन सर की। और अगर आप यहां तक, उन लोगों के लिए जानकारी थी जिनको एसबीआई पीओ क्या क्या होता है क्या नहीं होता जानने के लिए इंटरेस्ट था। अब यहां से आगे बस 1-2 मिनट का टाइम लूंगा, जिसमें बैचेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप में से कोई बैचेस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इधर ही वीडियो देखना बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई पीओ के बारे में जितना जानना था मैंने आपको बता दिया, है ना। बाकी अगर एसबीआई पीओ आप क्लियर करना चाहते हो तो रुद्र बैंक पीओ फाउंडेशन बैच लॉन्च हुई है, या तो वो बैच फॉलो कर लो, हाँ, या फिर बैंक महापैक। दोनों में से आपको किसी न किसी, मतलब बैंक महापैक में तो सारी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। सारी बैच, मैंने जिस बैच का जिक्र किया, रुद्र बैंक फाउंडेशन पीओ बैच, उसका भी एक्सेस इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी एसबीआई पीओ को लेकर या बैंकिंग एग्जाम को लेकर कुछ भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो मैं या मेरी टीम दोनों में से कोई ना कोई आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।